धन्यवाद। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी के मध्य पुनः आपका अपना आशीष शुक्ल ध्येय, डायरेक्टर ऑफ एनटीसीपी ध्येय, महानगर शाहजहांपुर से लाइव उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि पिछले वर्ष मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि निश्चित तौर पर आप सभी का यदि इस तरह से स्नेह और प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम आप सभी को लाइव नज़र आएंगे। इस वर्ष की शुरुआत कुछ खिलती हुई धूप से थी। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, आज का मौसम हमारे भारतवर्ष में एकदम अच्छा था। सुबह सुबह लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, कोई मैसेज कर रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक मुझे एक पंक्ति ध्यान आई और मैं बस यूं ही उसको जो है गुनगुनाने लगा कि मौसम मस्त है, माहौल ज़बरदस्त है, अपने अपने काम में सभी लोग व्यस्त हैं। सोचा कॉल करके कुछ हाल चाल पूछ लें, पता चला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, वो भी मस्त हैं, हम भी मस्त हैं। खैर प्यारे साथियों, पिछले बार जब मैं लाइव आया था तो मैंने आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की थी, आपको निराशा से कैसे हम लोग बाहर लाएंगे, इस पे मैंने चर्चा की थी। आज मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ, क्योंकि आज वो तीनों चीज़ें हैं जो एक प्रतियोगी छात्र के लिए आवश्यक भी होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा, कई बार प्रतियोगी छात्र कहता है कि सर सोमवार से पढ़ेंगे, सर 1 तारीख से पढ़ेंगे, सर नए वर्ष से पढ़ेंगे। हाँ, यद्यपि आज सोमवार तो नहीं है, शनिवार ही सही, लेकिन 1 तारीख भी है और एक नया वर्ष भी है। तो आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। निश्चित तौर पर आज से आप लोगों ने अपना टाइम टेबल अवश्य बना लिया होगा। आज मैं करता हूँ चर्चा ऐसे प्रतियोगी छात्रों को लेकर के जिन्होंने हिंदी विषय में अपने आप को मूर्धन्य बनाने की ठानी हो। निश्चित तौर पर यह वर्ष माध्यमिक विद्यालयों में, डिग्री स्तर के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में निश्चित तौर पर एक भारी संख्या में हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नवोदय विद्यालय परीक्षा और केंद्रीय विद्यालय परीक्षा, व हमारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए कई सारे पड़ोसी राज्यों में जो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उनके आयोजन का कैलेंडर कुछ राज्यों में आया है, कुछ राज्यों में आने को है। ऐसे में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये वर्ष टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं से वंचित नहीं रहेगा। तो ज़रूरत है आपको अपने विषय पर एक मजबूत पकड़ बनाने की। इसलिए आज सीधे मैं आपको हिंदी विषय के बारे में सबसे पहले आज से आपको मैं ये प्लान कर रहे हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, आपको इस तरह से कुछ हम रणनीतियाँ आपसे साझा करना चाहते हैं कि सबसे पहले आज हम रसास्वादन करते हैं हिंदी के उन विख्यात प्रख्यात मूर्धन्य कवियों का, जिनके बारे में हमारी सरकारें भी परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे कवियों को स्थान न दें, ऐसा हो नहीं सकता। अक्सर यूपी बोर्ड के छात्रों द्वारा आप एक वक्तव्य सुनते चले आए हैं कि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आज मैं बात ऐसे ही राम भक्ति रसधारा के लोकनायक कवि तुलसीदास जी की बात करता हूँ। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने भक्ति भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं।
तुलसीदास जी ने ओतप्रोत भावना से अपने आप को धार्मिक क्षेत्र में इतना महान बना दिया है कि आज पूरे भारत का ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व का कोना कोना तुलसी की बोली से आच्छादित हो चुका है। साथियों, भक्ति भावना की जो शुरुआत असली थी वो दक्षिण भारत से हुई थी। आप सभी को पता है कि उत्तर भारत का हिस्सा कहाँ तक है, दक्षिण भारत का हिस्सा कहाँ है। तो दक्षिण भारत से भक्ति भावना की शुरुआत हुई थी। भक्ति द्राविण उपजे लाए रामानंद, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई उस भक्ति भावना को हमारे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो कबीरदास जी के जो गुरु जी थे, जिनका नाम रामानंद जी था। तो रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति भावना को लाए, भक्ति मार्ग को लाए, और वहीं से हमारे यहाँ भक्ति काल की शुरुआत हुई। ऐसे राम भक्ति काव्य धारा के अनन्य कवि, राम भक्ति की धारा में जिन्होंने अनेक कवियों को आसपास भटकने नहीं दिया, उसका मुख्य कारण राम काव्य का बरगद जो बन गए थे तुलसीदास जी। आप सबने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देखा होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जनपद आता है जिसका नाम है बांदा। अरे याद करो उस हुमायूं और शेरशाह सूरी को जिसने कालिंजर के युद्ध में अपना इतिहास रच दिया था। ऐसे कालिंजर के किले वाले जनपद में एक राजापुर गांव पड़ता है। उस राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। हालांकि तुलसीदास के जन्म को लेकर के अनेक आपको मतभेद दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर का प्रश्न है, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हमारी शुरू होती है कि तुलसी आखिर थे क्या। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी के राम और कबीर के राम में अंतर दिखाई देता है, तुलसी के राम और सूर्य के राम में अंतर दिखाई देता है। आखिर ये अंतर क्यों है? एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर आखिर तुलसी है क्या? तो मैंने उसको क्या जवाब दिया, आप सुनिए। तुलसी निज जीवन की छाया, तुलसी निज जीवन की छाया, है रामचरित में झलक रही। वे कैसे थे, वे कितने थे, रामायण उनकी बता रही। तुलसीदास अवधी भाषा के एक प्रकांड कवि हुए, जिनको महाकवि की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा को मानो तराजू में तुल करके रख दिया। जहाँ वो कृष्ण की भक्ति में डूब करके विनय पत्रिका को ब्रजभाषा में लिखने से चूकते नहीं हैं, वहीं पर उन्होंने रामचरितमानस को गढ़ करके मानो दुनिया के कोने कोने को उन्होंने अपने मुखार बिंदु से अभिसंचित कर दिया है। पुराणों के राम को भले ही ये दुनिया ना जाने, लेकिन आज तुलसी के राम से कोई अछूता नहीं रह गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के बारे में बताया भी था कि समन्वय की अपार चेष्टा लिए हुए यदि कोई धैर्य वाला कवि हुआ है तो वो तुलसीदास हुआ है। किसी ने तुलसीदास को कलिकाल का तुलसी कहा है, तो किसी ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है, किसी ने उपमा का बादशाह कहा है, तो किसी ने उत्प्रेक्षा अलंकारों का बादशाह तक कह दिया। हाँ, तुलसीदास की वाणी वास्तव में उस तुलसी के पौधे की मंजरी के समान प्रतीत होती है, जहां प्रत्येक मंजरी पर राम रूपी भौरा मडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये कहना काफ़ी उचित प्रतीत भी होता है कि तुलसीदास ने अपने आसपास किसी को राम काव्य की चर्चा करने के लिए भटकने नहीं दिया है। शायद यही वह कारण है कि आज तुलसीदास और राम के घनिष्ठता का छोर नहीं है।
एक बार कहा जाता है कि रहीमदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि सुरतीय नृत्य नागतीय यह चाहत सब कोय, और ये पंक्ति लिख करके भेज दी थी तुलसीदास के पास।